अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग पर। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग एक मेथड है बच्चों, एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम एम्फोटेरिक सबस्टेंस सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। एम्फोटेरिक सबस्टेंस उन सबस्टेंस को कहते हैं बच्चों जो एसिड का काम भी करता है और बेस का काम भी करता हो, यानी दो सबस्टेंस that acts as acid as well as base. Those substances are called amphoteric substance. Amphi means both. Amphoteric substance का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बच्चों अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ बनाता हूँ। एक अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, जिसे यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। ये बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो प्रोटॉन लूज़ करता है, वो प्रोटॉन डोनेट करता है। जब प्रोटॉन डोनेट करता है हम कहते हैं कि ये अमाइनो एसिड एसिड का काम करता है, क्योंकि एसिड का काम है प्रोटॉन डोनेट करना। ये अमाइनो ग्रुप है अमाइनो एसिड का, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला बेस होता है, तो ये अमाइनो ग्रुप बेस का काम करता है। तो इस तरह से एक अमाइनो एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक अमाइनो ग्रुप है, एक एसिड का काम करता है और एक बेस का काम करता है। तो ये एसिड बेस दोनों का काम करने वाले इस सबस्टेंस को हम एम्फोटेरिक सबस्टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक सबस्टेंस हो गया। जब इन्हीं अमाइनो एसिड से कंबाइन होकर, ठीक, अमाइनो एसिड जब कंबाइन होता है तो उससे बनता है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में भी ये कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप रहता है। तो प्रोटीन भी एसिड का काम करता है और बेस का काम भी करता है, तो इस तरह से प्रोटीन भी एम्फोटेरिक सबस्टेंस बन जाती है। तो प्रोटीन्स एम्फोटेरिक सबस्टेंस है। अब इन प्रोटीन्स को भी हम फिर आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। सिंस प्रोटीन्स आर आल्सो एम्फोटेरिक सबस्टेंस, तो दिस एम्फोटेरिक सबस्टेंस which we call proteins can also be separated by using isoelectric focusing on the basis of their isoelectric point। तो समझ लेते हैं बच्चों फिर ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आखिर होता क्या है। आपको वैसे मालूम है, इससे पहले भी कई बार आपको बताया जा चुका हूँ कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम आइसो आयोनिक पॉइंट भी कहते हैं। सिंपली अब इसको PI से डिनोट करते हैं। तो बच्चों PI pH होता है, PI वो pH होता है जिस पर किसी मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो होती है, नेट चार्ज ज़ीरो होती है। एक मॉलिक्यूल जिस पर नेट चार्ज ज़ीरो होती है किसी एक पर्टिकुलर pH पर, उस pH को हम उस मॉलिक्यूल का PI कहते हैं, यानी आइसो आयोनिक पॉइंट कहते हैं। ये नेट चार्ज ज़ीरो इसलिए होता है बच्चों क्योंकि उस मॉलिक्यूल पर जो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्ज की। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर हो तो उस वक़्त उस मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज ज़ीरो आ जाती है। ठीक है, तो वो pH, यानी pH मीन्स pH ऑफ द मीडियम, जिस pH पर उस मीडियम में मौजूद मॉलिक्यूल की चार्ज जो है वो ज़ीरो हो जाता है, उस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाती है, उस pH को हम उस मॉलिक्यूल का आइसो आयोनिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाते हैं। तो इसको समझने के लिए भी हम एग्जांपल लेते हैं अमाइनो एसिड का। तो अमाइनो एसिड में बच्चों ये अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक, ये साइड चेन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रोटॉन को डोनेट करता है तो ये प्रोटॉन हट जाती है। तो प्रोटॉन हटने के बाद इस O पर नेगेटिव चार्ज चढ़ जाती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जब प्रोटॉन रिमूव होती है तो उस वक़्त
कार्बोक्सिलिक एसिड पर एक नेगेटिव चार्ज चढ़ जाती है ये। ठीक है, ओके। उसी तरह से ये जो अमाइनो ग्रुप है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने पर इस पर एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाती है, NH3 पॉजिटिव। ठीक, तो किसी एक पर्टिकुलर पीएच पर अमाइनो एसिड पर एक सिंगल नेगेटिव और सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। किसी एक पर्टिकुलर पीएच पर एक अमाइनो एसिड पर एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाती है, तो उस पीएच को हम इस अमाइनो एसिड का पीआई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पीआई कहते हैं। इस पीआई पर, इस पीआई वैल्यू पर, यानी उस पीएच पर इस अमाइनो एसिड पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर है, तो उसकी नेट चार्ज 0 हो जाती है। तो इस सिंगल नेगेटिव और सिंगल पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर जो मॉलिक्यूल है उसको हम ज़्विटर आयन कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो अमाइनो एसिड है ये ज़्विटर आयन कहलाता है, ज़्विटर आयन। तो ज़्विटर आयन में क्या होती है? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाती है। जिस पर्टिकुलर पीएच पर ये कंडीशन आ जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर हो जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा, उस पीएच को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस मॉलिक्यूल का, इस अमाइनो एसिड का पीआई कहलाता है। तो हर अमाइनो एसिड की अपनी पीआई वैल्यू है। ठीक है, हर प्रोटीन की अपनी पीआई वैल्यू है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड के भी अपने पीआई वैल्यूज़ हैं और प्रोटीन्स के भी अपनी पीआई वैल्यूज़ हैं। समझ गए बच्चों? ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन प्रोटीन्स को जो एम्फोटेरिक सब्सटेंस है हम सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीआई वैल्यूज़ या ऑन द बेसिस ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इस टेक्निक को हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने समझ लिया है। अब आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में एक हमें जल तैयार करना पड़ता है, एक जल बनाना पड़ता है बच्चों। उस जल में हमको अलग अलग रीजन्स में अलग अलग पीएच रखनी पड़ती है। ठीक, मान लो एक जल है, यहाँ पर पीएच 3 है, यहाँ पर पीएच 4 है, यहाँ पर पीएच 5 है, यहाँ पर पीएच 6 है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10 है, ये 10 पीएच। ठीक है, तो इस जल में अलग अलग रीजन में अलग अलग पीएच बनाया, इसको कहते हैं बच्चों पीएच ग्रेडियंट। पीएच ग्रेडियंट, पीएच ग्रेडियंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करने के लिए जल में एक पीएच ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट करना पड़ता है, एक बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जल में एक कांस्टेंट पीएच नहीं रहेगा, एक यूनिफॉर्म पीएच नहीं रहेगा पूरे जल में एक ही पीएच, बल्कि इस जल में अलग अलग रीजन में अलग अलग पीएच जो है वो मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, इसको हम पीएच ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम होता है बच्चों आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में। अब एक जल में ये अलग अलग पीएच हम कैसे सेट करेंगे, कैसे मेंटेन रखेंगे, उसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं एम्फोलाइट। एम्फोलाइट। ठीक, तो जल के अंदर अलग अलग पीएच मेंटेन रखने के लिए एक सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम एम्फोलाइट्स कहते हैं। एम्फोलाइट्स को एम्फोलाइट्स इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि ये भी एम्फोटेरिक सब्सटेंस होती है। इनमें भी एसिड ग्रुप और बेसिक ग्रुप मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग पीएच रेंज के एम्फोलाइट्स जो है वो कमर्शियली अवेलेबल होता है बच्चों। ठीक, ये एम्फोलाइट्स एक्चुअली ये सिंथेटिक मिक्सचर होता है पॉली अमाइनो और पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड का। एम्फोलाइट्स मिक्सचर होता है पॉली अमाइनो और पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, सिंथेटिक पॉली अमाइनो और पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एक मिक्सचर होती है। इसी मिक्सचर की वजह से इनको हम एम्फोलाइट्स कहलाते हैं। तो अलग अलग पीएच रेंज के एम्फोलाइट्स जो है वो कमर्शियली अवेलेबल होता है।
कुछ एम्फोलाइट्स में पीएच रेंज जो है वो वाइड होती है, जैसे पीएच उनमें 3 से लेकर 10 तक के पीएच रेंज वाले एम्फोलाइट्स भी मिलते हैं। कुछ नैरो रेंज वाले एम्फोलाइट्स होते हैं जिसमें पीएच 7 और 8 होती है। तो ये अलग अलग पीएच रेंज के हमको एम्फोलाइट्स मिलते हैं। अब कौन सा एम्फोलाइट्स आपको यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि आपके जो प्रोटीन्स हैं उनके आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम ये एम्फोलाइट्स चूज़ करते हैं। तो जो भी हो, हम एम्फोलाइट्स की मदद से जल के अंदर एक पीएच ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट करते हैं। जल के अंदर एक पीएच ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं यूजिंग एम्फोलाइट्स, ये आपको याद रखना है। अब जो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में एक थिन जेल की ज़रूरत पड़ती है, उस थिन जेल को बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। एक तो ये पीएच ग्रेडियंट मेंटेन रखने के लिए आपको एम्फोलाइट चाहिए, लेकिन जेल बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक सब्सटेंस है जिसको आप कहते हो एक्राइल अमाइड, एक्राइल अमाइड। ठीक, तो एक्राइल अमाइड से तो आप वाकिफ़ हैं, इससे पहले हमने पेज किया, पॉली एक्राइल अमाइड जेल बनाया, एसडीएस पेज, उसमें भी एक्राइल अमाइड से जेल बनाए। तो यहाँ पर भी आइसोलेट्रिक फोकसिंग में भी जो जेल ज़रूरत पड़ती है वो भी एक्राइल अमाइड से ही बनता है। तो यहाँ जेल बनाने के लिए जो सब्सटेंस ज़रूरत पड़ेगा वो एक्राइल अमाइड है। अब एक्राइल अमाइड से पॉली एक्राइल अमाइड बना के उनकी जेल बनाने के लिए आपको एक पॉलीमराइजिंग एजेंट चाहिए बच्चों, जो इन एक्राइल अमाइड को पॉलीमराइज करके पॉली एक्राइल अमाइड जेल बनाने में मदद करता है। तो वो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन। ठीक, तो राइबोफ्लाविन एक फोटोसेंसिटिव विटामिन है बच्चों। वो एक्राइल अमाइड के साथ हम यहाँ मिक्स करेंगे। मिक्स इसलिए करते हैं इस जेल सॉल्यूशन में क्योंकि राइबोफ्लाविन पर जब लाइट पड़ती है, जब राइबोफ्लाविन एक्सपोज करेंगे लाइट को, तो राइबोफ्लाविन की फोटो डिकम्पोजिशन हो जाती है, लाइट की वजह से डिकम्पोज हो जाती है और इनसे फ्री रेडिकल बनते हैं। उन फ्री रेडिकल की वजह से एक्राइल अमाइड पॉलीमराइज होकर पॉली एक्राइल अमाइड बनते हैं। ठीक है, वो तो आपको मालूम है, वैसे उसको हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो उससे तो जल बनेगा, लेकिन उस जल में पीएच ग्रेडियंट मेंटेन रखने के लिए, पीएच ग्रेडियंट बनाने के लिए यहाँ पर हम एक सूटेबल एम्फोलाइट भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक सूटेबल एम्फोलाइट भी हम यहाँ पर एम्फोलाइट्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो एम्फोलाइट्स के ज़रिए पीएच ग्रेडियंट मेंटेन हो जाएगा, एक्रिल अमाइड और राइबोफ्लाविन के वजह से जल बनेगी। तो आपके पास एक ऐसा जल बनेगा बच्चों जिसमें पीएच ग्रेडियंट हो। क्या हो? पीएच ग्रेडियंट हो। तो यहाँ पर मान लो पीएच 3 है, फिर एक रीजन पीएच 4, फिर पीएच 5, फिर पीएच 6 वाला, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 मिसाल। तो ये एक जल है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट रीजन्स हैं जिसमें अलग अलग पीएच हैं। ठीक है, तो ये जल बना है एक्रिल अमाइड और राइबोफ्लाविन के इस्तेमाल से, और इस जल में पीएच ग्रेडियंट जो हो क्रिएट किया एम्फोलाइट्स की मदद से। ठीक है बच्चों, ओके, ये आपको पता है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक प्रोटीन का मिक्सचर है जिसमें 3 किस्म के प्रोटीन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 किस्म के प्रोटीन्स हैं। एक मान लो बच्चों आपको ये ब्लू कलर के प्रोटीन है। ठीक है, इस ब्लू कलर प्रोटीन की पीआई है बच्चों, यहाँ पीआई लिख देते हैं हम, मान लो इसका 5 है। और एक ग्रीन कलर के प्रोटीन है, उसका पीआई है फॉर एग्ज़ाम्पल 7। और एक लेंगे बच्चों हम रेड कलर का प्रोटीन, उसकी पीआई है फॉर एग्ज़ाम्पल 9। तो फ़र्ज़ करते हैं आपके पास
3 प्रोटीन्स का एक मिक्सचर है, इन मिक्सचर में से ये 3 प्रोटीन्स आपको अलग करनी है, ठीक है। लेकिन ये उनके पीआई वैल्यूज़ दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये उनके पीआई वैल्यूज़ है, ये उनका क्या है, पीआई है, पीआई वैल्यूज़ है ये इनका। रेड कलर के प्रोटीन का पीआई 9 है, ग्रीन का 7 है और ब्लू का 5 है, ठीक है। इन प्रोटीन्स को आप इस जल में लोड करेंगे, जल पे डालेंगे। इस जल में आप ये प्रोटीन के मिक्सचर कहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये मिक्सचर यहाँ डाल लेते हैं, कहाँ डाल लेते हैं, ये pH 3 वाले रीजन में हम डाल देते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन, ये दूसरा प्रोटीन और ये तीसरा प्रोटीन लोड किया हमने, ठीक है। इस जल पर हमने ये सैंपल लोड किया जिसमें 3 प्रोटीन का एक मिक्सचर है, वो हमने यहाँ लोड किया, ठीक है बच्चों। अब लोड करने के बाद जैसे हर इलेक्ट्रोफोरेसिस में ज़रूरत पड़ता है इलेक्ट्रोड की, तो अब यहाँ हम डालेंगे बच्चों इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोड है, ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ इलेक्ट्रोड रखेंगे बच्चों, ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को आप एनोड कहते हैं, एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को आप कैथोड कहते हैं, ठीक है, ओके। अब इन इलेक्ट्रोड्स की मदद से इस जल के आर पार हम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई करेंगे, तो करंट फ्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से इस जल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से ये जो प्रोटीन्स है ये अब मूव करेंगे। ये जो प्रोटीन्स हमने लोड किए ये किस तरफ मूव करेगा, ये डिपेंड है बच्चों इनकी चार्ज पर। अब इन प्रोटीन्स पर क्या चार्ज है वो समझ लेना बहुत ज़रूरी है बच्चों। इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि अगर pH जो है ज़्यादा हो pI से, अगर pH pI से ज़्यादा हो तो उस वक़्त मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज चढ़ जाती है। अगर pH pI से ज़्यादा हो उस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ जाती है। अगर pH pI से कम हो, अगर pH pI से कम हो उस वक़्त उस मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाती है। और अगर pH और pI बराबर हो उस वक़्त उस मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज ज़ीरो होती है। ये 3 चीज़ें आपको समझना है बच्चों। अगर pH pI से ज़्यादा हो मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज, अगर pH pI से कम हो उस वक़्त मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज, अगर pH और pI बराबर हो उस वक़्त मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं होता, ज़ीरो चार्ज होती है। अब यहाँ देखना बच्चों, आप ये pH ऑफ द मीडियम यहाँ 3 है, देखो ये pH 3 है, ठीक है। इस pH 3 वाले रीजन में हमने इन प्रोटीन सैंपल को डाला हुआ है। अब इसमें 3 किस्म के प्रोटीन है, एक की pI 5 है, एक की pI 7 है, एक की pI 9 है, ठीक है। तो pH 3 है लेकिन pI किसी का 5, किसी का 7, किसी का 9 है, यानी यहाँ पर इन तीनों प्रोटीन्स की pI से pH कम है। pH 3, pI 5, 7, 9, ठीक है। 3 5 से भी कम, 7 से भी कम, 9 से भी कम। तो यहाँ पर pH जो है pI से कम है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन यहाँ फुलफिल होता है, ठीक। pH ऑफ द मीडियम जो 3 है वो कम है pI से जो 5, 7 और 9 है। तो जब pH pI से कम हो उस वक़्त मॉलिक्यूल पर क्या चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये सब तीनों प्रोटीन्स बच्चों, ये तीनों प्रोटीन्स यहाँ पर होंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये तीनों प्रोटीन्स यहाँ पर होंगे पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज होंगे तो आपको पता है ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। प्रोटीन्स पॉजिटिव चार्ज हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। समझ गया, ओके।
प्रोटीन्स की पीआई जो है पीएच से ज़्यादा है, या पीएच जो है मीडियम का प्रोटीन्स की पीआई से कम है, इस वजह से इन प्रोटीन्स पर पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये प्रोटीन्स, तीनों प्रोटीन्स जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ओके। अब जब ये मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखेंगे बच्चों हम कि ये अलग अलग प्रोटीन्स कहाँ जाके रुकेगी। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि ये ब्लू कलर की प्रोटीन की जो पीआई है आपको पता है वो 5 है। ठीक है, तो ये पीएच 3 वाले रीजन से आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे, मूव करते 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 जब ये पीएच 5 वाले रीजन में पहुंच जाएंगे तो इसकी पीआई 5 है और जल का पीएच भी 5 है। इसकी पीआई भी 5, जल की पीएच भी 5, तो पीआई और पीएच बराबर हो गया। तो जब भी पीएच और पीआई बराबर होता है बच्चों, आपको पता है उस वक़्त इस प्रोटीन पर या किसी भी मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज जो है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो जैसे ही ये ब्लू कलर की प्रोटीन जिसकी पीआई 5 है मूव करते करते पीएच 5 वाले रीजन में पहुंच जाएंगे तो उस वक़्त उसकी चार्ज जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इसकी चार्ज क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये कोई नेट मूवमेंट नहीं दिखाएगा, ना ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना नेगेटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि अब इसकी चार्ज ज़ीरो हो गया है। पहले पॉजिटिव था, नेगेटिव की तरफ आते आते मीडियम की पीएच बढ़ गया, जिसकी वजह से 5 में जब पहुंच गया तो इसकी पीआई और मीडियम की पीएच जो है वो बराबर हो गया, दोनों 5-5 हो गए, तो इसकी चार्ज ज़ीरो हो गया। तो ये कोई इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट नहीं दिखाता, ये स्टेशनरी होती है, उसी वक्त वहाँ पर रुक जाती है। तो जो ब्लू कलर की प्रोटीन है वो मूव करते करते 5 में आकर रुक जाती है। फिर देखते हैं ये ग्रीन कलर की प्रोटीन कहाँ जाकर रुकता है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर की प्रोटीन जो है इसकी पीआई जो है 7 है। ठीक है, तो 7 पीआई है, तो ये प्रोटीन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है अभी, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, करते 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 पीएच 7 में पहुंच जाएंगे। पीएच 7 वाले रीजन में जब पहुंच जाएंगे इसका भी पीआई और पीएच जो है वो बराबर हो जाएंगे, इसकी चार्ज भी ज़ीरो हो जाएगी और ये यहाँ आके स्टेशनरी हो जाएगा, यहाँ आके रुक जाएगा। सिमिलरली जो रेड कलर का प्रोटीन है बच्चों, उसकी पीआई 9 है। ठीक है, तो ये प्रोटीन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, खुद पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, जाते 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 जब ये 9 पीएच वाले रीजन में पहुंच जाएंगे जल के, वहाँ पर इसकी पीएच, जल की पीएच और इस प्रोटीन का पीआई जो है वो बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी चार्ज भी ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ आके ये स्टेशनरी हो जाते, यहाँ आके ये रुक जाएगी। तो इस तरह से ये तीनों किस्म के प्रोटीन जो है अलग अलग जगह पर रुक गया, तो ये सेपरेट होगी एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसीलिए इसको हम, इस टेक्निक को आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये है प्रिंसिपल इस टेक्निक का। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे बच्चों इस आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग की करने के बाद प्रोटीन्स अलग अलग रीजन में पहुंच गया होगा। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के बाद जल की अलग अलग रीजन में, ठीक है, जहां इनकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जल की पीएच के साथ मैच करता है वहां पर आके वो रुक जाएगी। तो जल में ये प्रोटीन्स कहाँ रुका हुआ है उस पोजीशन को विजुअलाइज करने के लिए हमें इन प्रोटीन्स को स्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, जल को स्टेन करना पड़ेगा। तो जैसे आपने एसडीएस पेज और पेज में देखा था कि प्रोटीन्स को कैसे स्टेन किया जाता है। प्रोटीन्स को स्टेन करते हैं बच्चों कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू डाई से। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जल में एम्फोलाइट्स हैं, वो भी एम्फोटेरिक है, और प्रोटीन्स भी एम्फोटेरिक हैं। जब कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू से स्टेन करेंगे तो ये दोनों स्टेन ले सकता है, एम्फोलाइट्स भी स्टेन ले सकता है और प्रोटीन भी स्टेन ले सकता है। तो जब दोनों स्टेन लेंगे तो हमको प्रोटीन्स अलग से विजुलाइज नहीं होंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले इन एम्फोलाइट्स को वॉश करेंगे। तो एम्फोलाइट्स को वॉश करने के लिए पहले जल को ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड से। ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड 10% ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड
के साथ जब हम जल की ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे क्या होता है, जो एम्फोलाइट्स हैं वो वॉश हो जाती है, लेकिन जो प्रोटीन्स है वो प्रेसिपिटेट होती है, क्योंकि एसिड में प्रोटीन प्रेसिपिटेट होती है। तो इस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की वजह से जल में मौजूद प्रोटीन्स जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और वहीं रुक जाती है, ठीक है। लेकिन एम्फोलाइट्स जल से बाहर रिमूव हो जाती है, इसको कहते हैं हम वॉशिंग। तो जैसे ही एम्फोलाइट्स जल के बाहर वॉश हो गया, अब इसके बाद हम इस जल को ट्रीटमेंट देते हैं कोमेसी ब्रिलिएंट ब्लू से। तो कोमेसी ब्रिलिएंट ब्लू डाई जो है वो प्रोटीन्स के साथ कंबाइन हो जाती है, ठीक है। और इस जल में मौजूद जो अनबाउंड डाई है, क्योंकि कोमेसी ब्रिलिएंट ब्लू प्रोटीन के साथ बाइंड होगी लेकिन जल में भी मौजूद रहेगा, ठीक है। तो इसको फिर हम डिस्टेन करते हैं, पहले स्टेनिंग करते हैं फिर डिस्टेन करते हैं। वो आपको पता है कैसे करते हैं। जब डिस्टेन करते हैं तो जल में मौजूद जो कोमेसी ब्रिलिएंट ब्लू है वो अनबाउंड है, वो रिमूव हो जाती है, लेकिन जो प्रोटीन के साथ जो कोमेसी ब्रिलिएंट ब्लू बाइंड हुआ है वो वहीं पर टिका रहता है, जिसकी वजह से जल के अंदर प्रोटीन्स की पोजीशन हमें मालूम हो जाती है। अब हम बात करेंगे बच्चों आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग की एप्लीकेशंस के बारे में। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो है वो बहुत ही हाईली सेंसिटिव एनालिटिकल टेक्निक है, ठीक है। ये प्रोटीन्स के दरमियान बहुत ही मामूली डिफरेंस को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो हिट्रोजिनाइटी इन ए प्रोटीन, फॉर एग्जांपल एसडीएस पेज में अगर एक सिंगल बैंड बनता है प्रोटीन्स का, लेकिन उसी सिंगल बैंड में मौजूद प्रोटीन्स को अगर हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के थ्रू सेपरेशन करेंगे तो यहाँ पर उसी एक सिंगल बैंड के 3 बैंड्स बनते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के ज़रिए प्रोटीन्स जिनके दरमियान मामूली सी डिफरेंस हो उन प्रोटीन्स को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। एसडीएस पेज में आपने देखा कि प्रोटीन्स मेनली सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट या साइज, क्योंकि वहाँ पर चार्ज सेम बनाया जाता है एसडीएस के साथ ट्रीटमेंट करके। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में क्या होता है, यहाँ पर ऑन द बेस ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो सेपरेट होती है, न कि साइज के बेस पर। इसलिए 2-4 प्रोटीन्स जिनकी मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, जब उनको आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के ज़रिए सेपरेट करते हैं तो वहाँ पर ये प्रोटीन्स भी सेपरेट हो सकते हैं, यानी सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन्स भी सेपरेट हो सकते हैं, मगर किस बेस पर, चार्ज के बेस पर। यहाँ एक सिंगल चार्ज, एक मामूली सा चार्ज डिफरेंस हो एक प्रोटीन और दूसरे प्रोटीन के दरमियान, तो वो प्रोटीन्स एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। भले ही उनकी मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो, सेम हो, लेकिन उनमें मामूली सी चार्ज डिफरेंस हो, तो उस स्मॉल चार्ज डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करके आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के ज़रिए वो प्रोटीन्स सेपरेट कर सकते हैं। यही वजह है कि एसडीएस पेज में सिंगल बैंड जिस प्रोटीन का बनता है उसी प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में जल में 3 बैंड्स बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट के बेस पर नहीं, चार्ज के बेस पर सेपरेट होती है। इसलिए सिंगल चार्ज डिफरेंस की वजह से प्रोटीन्स एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं, ठीक बच्चों, ओके। यही वजह है कि ये जो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है वो इस्तेमाल करते हैं बच्चों आइसो एंजाइम्स की सेपरेशन करने के लिए। आइसो एंजाइम्स एक ही एंजाइम के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। सेम एंजाइम के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें 1 या 2 अमीनो एसिड की डिफरेंस होती है, ठीक। इस मामूली डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करके आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के ज़रिए इन आइसो एंजाइम्स की सेपरेशन करने में भी ये हेल्प करता है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, ठीक है बच्चों। ये 2 इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस थे आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का। तो उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एमिनो इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।